नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। किसानों के आंदोलन का आज 29वां दिन है। किसान और केंद्र के बीच गतिरोध अभी भी बरकरार है। इस बीच केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को चिट्ठी भेजकर कहा कि वे सभी मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार है। सरकार ने किसानों से बातचीत की तारीख और समय पूछा है। वहीं किसान संगठन बीकेयू लोक शक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट तीनों नए कृषि कानूनों को असंवैधानिक घोषित करते हुए इन्हें रद्द करे। किसानों और केंद्र के बीच 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर पहल की गई है। कृषि मंत्रालय ने किसानों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे समस्या के तर्कपूर्ण समाधान के लिए तैयार है। सरकार ने साफ किया है कि कृषि सुधार से संबंधित तीनों कानूनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है, न ही पहले से जारी व्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने किसानों से बातचीत की तारीख और समय के बारे में पूछा है। इस बीच गुरुवार सुबह राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार से संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर नए कानून को वापस लेने की मांग की। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को इस मुद्दे पर खुली चुनौती दी। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैं कांग्रेस को, राहुल गांधी को खुले डिबेट की चुनौती देता हूं कि चलो आइए चर्चा करते। मैं सिद्ध करूंगा कि कांग्रेस ने किसान का हित को हमेशा कैसे अनदेखी किया, और ये भी साथ रखूंगा कि मोदी ने किसान का कल्याण कैसे किया। इस बीच किसान संगठन बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट तीनों नए कृषि कानूनों को असंवैधानिक घोषित करते हुए इन्हें रद्द करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर कर 40 से ज्यादा किसान यूनियनों को पक्षकार बनाने की मांग की गई है। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने 17 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि किसानों को बगैर किसी बाधा के अपना आंदोलन जारी रखने देना चाहिए और न्यायालय शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और किसान की अब तक हुई बातचीत से समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। हम दोनों पक्षों की एक कमेटी बना देते हैं जो आपस में बातचीत कर गतिरोध को समाप्त करेगी। हालांकि कमेटी बनाने के मामले में भी अभी तक कुछ खास नहीं हो पाया है। वहीं किसान मजदूर संघ बागपत के 60 किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और उनको नए कृषि कानूनों के समर्थन को लेकर एक पत्र सौंपा। जाहिर है 29 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर कुछ खास प्रगति नहीं हो पाई है। सरकार के बार बार आश्वासन देने पर भी किसान अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो किसानों के आंदोलन का आज 29वां दिन है। किसान और केंद्र सरकार के बीच जो गतिरोध है वो लगातार 29 दिन से जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को चिट्ठी भेजकर ये कहा है, यानी कि कृषि मंत्रालय ने एक चिट्ठी भेजी है जिसमें कहा गया है कि वो सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार ने किसानों से बातचीत की तारीख और समय भी पूछा है और किसान संगठन बीकेयू लोक शक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। दरअसल यहाँ पर यह भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक ये प्रत्यक्ष तौर पे यानी कि डायरेक्टली
सुप्रीम कोर्ट तक ये जो पूरा जो विषय है, पूरा मुद्दा है, वो नहीं पहुंचा था। एक याचिकाकर्ता के जरिए ये पूरा जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन अब जो बीकेयू लोक शक्ति याचिका इसकी तरफ से दायर की गई है और ऐसे में जब डायरेक्टली ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट का आखिर इस पर क्या कुछ रुख होगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन आज 29वां दिन है और 29वें दिन भी जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर अडिग है। एक तो कड़कड़ाती ठंड, ऊपर से जो किसान है वो लगातार दिन रात आंदोलन पर उतारू है और ऐसे में ये भी कहा जा सकता है जिस तरह से ये जो आंदोलन हो रहा है, इस बीच जो सरकार की तरफ से पहल की गई है उस सरकार की पहल को इसके क्या मायने निकाले, क्योंकि इससे पहले भी कई मर्तबा की बातचीत हो चुकी है, कई मर्तबा बैठक हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। तो क्या ये कहा जाए कि इस बार जो बातचीत की पहल की गई है, क्योंकि सरकार ने ये पूछा है कि आप तारीख और समय मुकर्रर करिए कि कब आप बातचीत करने के लिए तैयार है, और जाहिर तौर पे जो एक लेटर सरकार की तरफ से लिखा गया है, कृषि मंत्रालय की तरफ से लिखा गया है, उसमें यह भी लिखा गया है कि भारत सरकार पुनः अपनी प्रतिबद्धता दोहराना चाहती है कि वह आंदोलनकारी किसान संगठनों द्वारा चलाए गए सभी मुद्दों को, जी हां, सभी मुद्दों का तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। यानी कि सरकार चाहती है कि समस्या का समाधान हो और तर्कपूर्ण, जी हां, ये खास तौर पर उस पर लिखा गया है कि तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। आज इस पूरे विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर अब ये किसानों का जो आंदोलन है वो किस राह पर है, क्योंकि अब इसमें एक तरफ से देखा जाए तो राजनीतिक मोड़ भी आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन से जुड़ने की कोशिश करते रहे, कांग्रेस इस आंदोलन से जुड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन अब जब राहुल गांधी, जी हाँ, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जब एक मार्च निकालने की अनुमति मांग रहे थे, तो मार्च निकालने की अनुमति तो उन्हें नहीं मिली, लेकिन ऐसे में वो राष्ट्रपति के पास गए, ज्ञापन सौंपा, हस्ताक्षर जितने उन्होंने करवा रखे थे, बताया कि कितने लोग चाहते हैं कि इस कानून को वापस किया जाए। आज इस तमाम मसलों पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। नीरज शर्मा जी हमारे साथ है, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। आलोक वर्मा प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। समीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। बद्री नारायण चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय किसान संघ के नेता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और ऐसे में सबसे पहला सवाल यहाँ पर मेरा आपसे है समीर सिंह जी। समीर जी, सवाल इस बात को लेकर कि अब क्योंकि ये जो आंदोलन है लगातार जारी है, आज 29वां दिन है, सर कहां पर खामी, कहां पर कमियां है कि इस आंदोलन को खत्म करवाने के लिए? क्या कोशिशों में कमी है या फिर जो किसान संगठन है वो चाहते ही नहीं है कि ये जो आंदोलन है वो खत्म हो? वहां पे ऑन करो ना बटन से। देखिए, पहली चीज की भारत सरकार और किसान की समस्या, इसको लेके कृषि मंत्री जी ने पहले दिन से ही वार्ता की बात रखी थी। लोकतंत्र में सबको अपनी बातें, सहमति या सहमति की बात रखने का अधिकार है। अगर ऐसी असहमति कुछ लोगों को है तो उनसे कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने, देश के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कई राउंड की वार्ता की, उनको समझाया और उनको बताया कि नए कानून से क्या क्या फायदे हैं। अगर कोई नुकसान है, आपके मन में कोई शंका है तो आप बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। उन समस्याओं के निदान के लिए भी उन्होंने कहा और कहा कि बातचीत से हम सब मिलकर इसका रास्ता निकालेंगे। देखिए, भारत सरकार ने जो कानून बनाया है वो किसानों के हित में है, किसानों के बेहतरी के लिए है, किसानों के उत्थान के लिए है और निश्चित रूप से इससे देश के किसानों की परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा। जिस बात को कृषि मंत्री जी कह चुके हैं, उनकी टीम ने कहा है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय हम सबके नेता नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को दोहराया है कि ये कानून किसानों है वो किसानों के हित में है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर, आलोक वर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर कि जब ये कानून आप लोगों के हित में है तो 29 दिनों से लगातार क्यों धरना प्रदर्शन, क्यों आंदोलन?
नेहा जी, मैं आपको बताऊं कि आज 3-4 डिग्री का टेम्परेचर है जहां पर किसान बैठा हुआ है। और हमारे बड़े भाई समीर जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और किसान भी हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो बिल आया है इससे किसान जरा सा भी सहमत नहीं है। और मैं समीर भाई को बताना चाहूंगा इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि जिस दिन से बिल आया था उस दिन से किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। इसमें क्या क्या खामियां हैं ये सरकार को बताई थी, पत्र देकर बताई प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री को चिट्ठी देकर इस बात के लिए बताया गया कि ये बिल है, इसकी दिक्कतें हैं। फिर उसके बाद जब ये हमारा 27 नवंबर को हमारा किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें 5 दौर की बैठकें हुई और 5 दौर की कई दौर की बैठक में बातचीत हो चुके हैं सर, लेकिन अब जब सरकार की तरफ से एक बार फिर से बातचीत का न्योता भेजा गया है, एक चिट्ठी लिखी गई है कृषि मंत्रालय की तरफ से, ये कहा गया है कि हम तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए तत्पर है। समय और तारीख बताइए कि कब आप मिलना चाहते हैं, कब बातचीत करना चाहते हैं। क्या लगता है कि इस बार जो बातचीत होगी या फिर आप लोगों की तरफ से जो तारीख मुकर्रर की जाएगी वहां समस्या का समाधान होगा क्या? देखिए नेहा जी, मैं वही आपको बता रहा था कि 5 दौर की बैठकों में जो है सरकार के द्वारा सिर्फ इस बिल के बारे में बताया गया और जो किसानों ने उसकी कमियां बताई थी, क्या करने की बात कही गई। देखिए, हम लोगों का कहने का मतलब यह है कि 15 पॉइंट का बिल है, उसमें 12 पॉइंट में सरकार संशोधन चाह रही है कि हम चलो ठीक है संशोधन कर देंगे। और आप जिन्हें भाई हमारी तरफ से कोई बात हो उसका सरकार जब चाहे तब बात कर ले, बात करने से ही समाधान होगा। चाबी सरकार के पास है, सरकार जब चाहे वो चाबी घुमा करके किसानों को खुश करे। और किसानों की देखिए, ये जो किसानों की मांग है बिल वापसी की, वो इसलिए है क्योंकि एक ऐसा कानून जिसमें 15 पॉइंट है और 15 बिंदुओं में से 12 बिंदु उसमें संशोधन, तो किसानों का कहना है कि आप इस बिल को अभी रोक दीजिए, आप नया बिल किसानों को साथ में लेकर, किसानों से बात को लेकर के कराइए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह कृषि मंत्री अब किसान संगठनों के साथ बैठक कर रहे हैं और उसके माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि ये संगठन इस बिल के समर्थन में है और ये विपरीत में है। मैं बताना चाहूंगा कि यही बात अगर जी इसको पहले कर लेते या प्रधानमंत्री इसको पहले कर लेते तो आज शायद आंदोलन नहीं होता। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। चौधरी साहब, बद्रीनारायण चौधरी जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी आलोक वर्मा जी कर रहे थे। कह रहे हैं कि अगर इस कानून में 15 पॉइंट है तो 12 पॉइंट जो हैं वो उसकी हम खिलाफत करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। ऐसे में क्या इतने संशोधन हो सकते हैं और क्या आपको लगता है कि संशोधन से बातचीत बन जाएगी या किसानों को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए? अब बद्रीनारायण चौधरी जी, आवाज मिल पा रही है? लगता है आवाज नहीं मिल पा रही। ठीक है, नीरज शर्मा जी का रुख करते हैं। नीरज जी, सवाल इस बात को लेकर जो लड़ाई है, देखिए पहले सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट तक एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की कि उनको निकलने में, आने जाने में दिक्कत हो रही है, लिहाजा ये जो आंदोलन है इसको सुप्रीम कोर्ट देखे कि आखिर किस तरह से इस समस्या का समाधान हो, लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो। लेकिन अब जो किसान संगठन है बीकेयू लोक शक्ति ने एक याचिका दायर की है और इन कानूनों को रद्द करने की मांग की है और ये कहा है कि ये जो कानून है असंवैधानिक है, इन्हें रद्द किया जाए। इसे कैसे देखते हैं कानूनी तौर पर? नहीं, ये कानून असंवैधानिक हैं या संवैधानिक हैं, ये तो जब कोर्ट के डोमेन में जब कोई बात आ गई और वो भी उच्चतम न्यायालय के डोमेन में आ गई तो उस वक्त कोर्ट का जजमेंट आने से पहले हम में से किसी को भी ये न्यायोचित नहीं होगा कि हम उससे पहले हम अपनी राय व्यक्त कर दें, क्योंकि वो कोर्ट का डोमेन है। हम इस बात को नहीं डिसाइड कर सकते कि ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है। और जहां तक रही बात किसानों की, तो मैंने काफी कुछ देखा। पहले एक अश्विनी उपाध्याय जी थे, उन्होंने रोड ब्लॉकिंग को लेके आया। उसके बाद जो 17th को पिटीशन आई थी उसमें इन इश्यूज को रेज किया गया है कि इस कानून में ये खामियां हैं और कोर्ट इसको भी चेक एंड बैलेंस करे कि वेदर दे आर द अल्ट्रा वायरसेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो हमें उस लाइन पर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अभी आज किसानों ने फाइल किया, राकेश जी की भी एक रिट पिटीशन थी,
आई थिंक इसमें 6-7 रिट पिटीशन 17-12 को लगी थी 17 दिसंबर को। तो उसमें कोर्ट ने करीब 5-6 पेज का एक ऑर्डर पास किया था, इंटरिम ऑर्डर था बेसिकली वो। और उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इज 5 फरवरी 2021 और समथिंग, बट उससे पहले अगर दोनों पक्षकार बैठते हैं और इस मुद्दे का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं डायलॉग से तो बेटर है। अगर कोई अर्जेंसी होती है तो ये मैटर प्रीपोन करके पहले भी इस पे वैकेशन बेंच में भी हियरिंग की जा सकती है। ठीक है। दूसरा इशू ये है कि आज अभी मैंने देखा कि ये 12 पॉइंट की बात करते हैं। अब तक के पिछले 30 दिन के टेन्योर में मैं भी न्यूज देखता रहता हूँ, सारे न्यूज चैनल्स पे सारी चीजें आती हैं नेहा जी, तो उसमें 3 या 4 पॉइंट्स की क्लोजेस की बात थी। एक एमएसपी को लेके एक बड़ा डिस्प्यूट था, एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जाके था कि भाई स्टोरेज को लेके डिफिकल्टीज थी। तो हाँ, बेसिकली 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अभी जब मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, जब बिल्कुल संशोधन की हो सकती है यहाँ पर गुंजाइश, लेकिन एक सवाल यहाँ पर बंगाल में थे नेहा जी, तो उन्होंने भी कहा था कि डायलॉग से सब कुछ हल हो सकता है, हमें बैठना चाहिए, बिल्कुल गवर्नमेंट रेडी है बैठने के लिए, आप भी बैठिए और सॉल्यूशन निकालिए। कोई भी इसमें किसानों का अहित नहीं चाहता। गवर्नमेंट की इस खुले मन से आगे आने का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट भी किसानों के इस इश्यूज का शांतिपूर्ण हल चाहती है, ठीक है, और उनके फेवर का हल चाहती है। अंशु अवस्थी जी का रुख करते हैं। अंशु जी, सवाल इस बात को लेकर कि एक किसान विरोध कर रहा है कानून का, एक समर्थन कर रहा है, तो सवाल ये कि जो किसान समर्थन कर रहा है, क्या वो किसान नहीं है? आज राहुल गांधी राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपते हैं, कहते हैं कानून को वापस लिया जाए, ये कानून वापस लेना चाहिए क्योंकि किसान इसका लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन जो समर्थन कर रहा है उसका क्या? नेहा जी, देखिए, शुरुआत से जब से ये बिल पार्लियामेंट में लाया गया था और आप देखिए कि ध्वनिमत से जब पारित कराया गया, कांग्रेस पार्टी उस समय से इस बिल को लेकर विरोध कर रही है और यहाँ तक कि हमारे सांसदों को निलंबित तक किया गया। शुरुआत से इस बात को लेकर हम किसानों को कहीं ना कहीं, किसान, एक एक किसान, देश का प्रत्येक किसान इस बात को समझ चुका है कि ये जो बिल आए हैं ये पूरी तरीके से किसानों का गला घोटने के लिए है, उनके काले कानून है। क्योंकि आप अगर बिल को पढ़ेंगे तो शुरुआत से और आखिरी तक सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचेगा, किस तरह अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाया जाए, सारे प्रोविजन उसी को लेकर है। आज किसान यही तो मांग कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने समर्थन दिया है किसानों के आंदोलन को, देश के ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन ने समर्थन दिया है, बहुत सारे संगठनों ने दिया है, तो इसका मतलब सभी को तो भ्रमित नहीं किया जा सकता। किसानों की मांगे जायज हैं। दूसरा, भाजपा की सरकार ने शुरुआत में उनको खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, तो कम से कम अच्छा है आज ये मान तो रहे कि वो किसान है। इससे पहले तो जिस तरीके से बातें की गई, किसानों को जिस तरीके से अपमानित करने की कोशिश की गई, देखिए, किसान सबसे बड़ी जो मांग कर रहा है वो यही है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, आखिर वो कानून का हिस्सा क्यों नहीं है, सीधे समझ में आ रहा है। नहीं तो उसमें संशोधन की संभावना है और सरकार तो ये कह रही है कि तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए वो तत्पर है। क्या नहीं लगता कि बातचीत से इस मसले का समाधान ढूंढना चाहिए, बजाय इस बात के कि पूरा का पूरा कानून वापस लो? आज 29 दिन हो गए हैं। अगर शुरुआत से जो सरकार के साथ 40 किसान संगठनों की बैठक चल रही है, अगर आप क्रमवार देखें सरकार की बातों को, उनके बयानों को, तो सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हम आश्वासन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी गुजरात में कहा, मध्य प्रदेश में वो किसानों से कह रहे थे, बात कर रहे हैं, उसमें भी कहा कि हम आश्वासन दे रहे हैं, एमएसपी खत्म नहीं होगी। सवाल ये है कि अगर ये सुधारात्मक बिल है किसानों कृषि को लेकर, तो सुधार ये हो जाना चाहिए था कि एमएसपी अभी कानून का हिस्सा नहीं थी, अब वो कानून का हिस्सा बन जाती। दूसरा, ये कहा गया कि ये पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, पूरे देश के नहीं है, तो 96% एमएसपी पर खरीद हरियाणा और पंजाब में होती है, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में मात्र 6% होती है। सवाल यह है कि एमएसपी यदि कानून का हिस्सा होगी तो निश्चित तौर से वो प्राइवेट कंपनियों पर लागू होगी, प्राइवेट मंडियों पर लागू होगी, और सरकार
सरकार चाहती है कि उन पर लागू ना हो, इसीलिए वो कानून का सर तमाम तरह की बातें आप कर रहे हैं, उस पर मैं बातचीत करूंगी। एक छोटा सा रिएक्शन अभी मैं बद्री नारायण चौधरी जी से ले लेती हूँ। चौधरी साहब, सवाल इस बात को लेकर है, आज नरेंद्र सिंह तोमर से तकरीबन 60 किसान, ठीक है सर मैं लौटूंगी आपके पास, अवस्थी जी, तो आज हमने भी 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का पत्र राष्ट्रपति सर एमएसपी तो पहले भी नहीं थी ना कानून में, जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या कर दिया। अब ऐसे में प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय मंत्री है वो भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मैं खुली चुनौती देता हूँ, आप आइए बातचीत करिए। सर मैं उस पर आऊंगी, सर अवस्थी जी मैं आऊंगी, आपको मौका दूंगी, आपके तमाम थी, लेकिन अडानी और अंबानी के लिए भी कोई कानून बनाए नहीं गए थे। आज ये कानून सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए बनाया गया और किसानों के एमएसपी को हटाया जा रहा है वहां से। और सरकार पर अवस्थी जी मैं लौटूंगी सर आपके पास, इसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भरोसा दिलाए। अवस्थी जी मैं आऊंगी, आपको पूरा मौका दूंगी, आप अपना तर्क है, अपनी जो बातें हैं बहुत अच्छे से रखिएगा। चौधरी साहब सवाल मेरा आपसे है कि आज अगर किसान विरोध कर रहे हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर से 60 किसान संगठन मिले हैं जिनका ये कहना है कि सरकार किसी भी तरह के दबाव में ना आए, अगर संशोधन को लेकर सरकार दबाव में बिल्कुल भी ना आए, अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो करिए, अगर नहीं करना चाहते तो किसान आपके साथ है। कैसे देखते हैं इसे आप? ये और किसानों का नेतृत्व हाथ में नहीं रहा, अब ये नेतृत्व विपक्षी पार्टियों के हाथ में चला गया और उसके कारण किसान बरपाया जा रहा है। समीर सिंह जी कह रहे हैं ये क्या जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं कब्जा कर लेते हैं माइक के ऊपर, दूसरों का भी कोई ध्यान नहीं रखते, कभी न किसी की बात सुनते अपनी बात बोले जाते हैं। तो इसलिए ये यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, ऐसा अतिक्रमण वहाँ हुआ है। नहीं चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं कि किसानों का नेतृत्व अब राजनीतिक पार्टियां कर रही है? बिल्कुल कर रही है, किसानों को बर्बाद सके उनका खाली मुखड़ा है। आप राहुल गांधी लैंग्वेज देखते हैं कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, वो कौन कहने वाले लिया जाएगा, वो ये कह सकते हैं कि कानून वापस लिया जाना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया जाएगा क्योंकि वही नेतागिरी कर रहे हैं सारी। ठीक है अंशु अवस्थी जी जिस बात का जिक्र अभी चौधरी साहब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कानून वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये राहुल गांधी बताएंगे क्या? देखिए मैं तो चौधरी साहब की बात सुन रहा था और वो बुजुर्ग है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं तो उनसे यही अनुरोध करूंगा कि कभी कभी वो संघ की छांव से निकलकर किसानों के नाम पर जो संगठन है उनका उसके बारे में भी बात करें, किसानों की चिंता के बारे में बात करें। श्री राहुल गांधी जी ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि यदि ये सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी तो हमारी सरकार आते ही हम इन काले कानूनों को समाप्त करेंगे। कम से कम बद्री नारायण चौधरी जी आप समझिए, 3 डिग्री के टेम्परेचर पे किसानों के ऊपर पानी की बौछार की गई, लाठी चलाई गई, रास्ते रोके गए, हरियाणा में किसान मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं, लगातार किसान आंदोलित है। अब कौन से किसान भाजपा सरकार के पास पहुंच रहे हैं, भाजपा के पास पहुंच रहे हैं? मुझे लग रहा है बद्री नारायण चौधरी जैसे ही किसान वहां पर पहुंचे होंगे जिनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इस समय रबी की फसल चल रही है या खरीफ की फसल चल रही है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर समझने की बात है कि जिस तरह से जो हालात जो स्थितियां फिलहाल अभी है, इससे पहले क्या किसान फायदे का सौदा करता था या फायदे की खेती करता था क्या? और अगर अभी किसानों के अच्छे दिन नहीं है तो क्या इससे पहले थे क्या? अगर आज किसानों की दयनीय स्थिति है तो इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, ये भी यहाँ पर समझने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौट। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लोकतंत्र में बात आज किसानों की हो रही है। किसान लगातार 29 दिनों से सड़कों पर है, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और ऐसे में आज जो है वो ये जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बीकेयू लोक शक्ति ने याचिका दायर की और साथ ही साथ एक दूसरी याचिका भी दायर हुई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि 40 से ज्यादा किसान यूनियनों को पक्षकार बनाने की मांग इसमें की गई है। और साथ ही साथ इसे राजनीतिक एंगल से देखा जाए तो राहुल गांधी आज ज्ञापन सौंपने के लिए राष्ट्रपति के पास गए, लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे,
आलोक वर्मा जी, आप ही मुझे बता दीजिए, क्योंकि अंशु अवस्थी जी तो ये कहते हैं कि ये जो कानून है उसका विरोध करते हैं, हम वापस देने की मांग करते हैं कि इसे वापस लिया जाए। लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर है आलोक वर्मा जी, जिस बात का जिक्र लगातार अभी किया जा रहा था, आप मुझे बताइए कि जब कांग्रेस की सरकार रही तब क्या किसानों के अच्छे दिन आए? क्या उनकी बेहतरी के लिए कदम उठाया गया? देखिए, मैं आपको नेहा जी बताऊं कि कांग्रेस ने जो किसानों के लिए किया उसकी सजा उनको मिली। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में हमने भाजपा को वोट नहीं दिया था, हमने अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था और उन्हीं के नाम पे हमने उनको दिल्ली में प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पे बैठाया। देखो, सरकार तो पहले से ही किसानों का शोषण करती रही है। किसी ने किसानों एजेंडे में तो किसान रखते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो किसान उनके एजेंडे से बाहर हो जाता है। लेकिन नेहा जी, मैं आपको बताऊं कि इस बार जो ये बिल आया है, आप देख लीजिए, इसके पहले जब मोदी जी की सरकार थी तो कोई आंदोलन नहीं हुआ था। लेकिन ये जो दूसरी सरकार बनी, इसमें किसानों के लिए ऐसे कानून लाए गए जिससे किसान पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पे आ गया। उसका मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे ये बिल आया, आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किसान का धान जो 1868 जिसकी एमएसपी है, वो किसान उसको 800-900 रुपए में बेचने को मजबूर हो गया। जबकि इसके पहले जो सरकारें थी वो भी एमएसपी पे थी, लेकिन मंडी में और प्राइवेट में इतना बड़ा अंतर नहीं होता था। 200-300 रुपए का अंतर होता था, ज्यादा नहीं होता था। हम आज इसीलिए कह रहे हैं कि आप एमएसपी को गारंटीड बना दो कि चाहे हम प्राइवेट में बेच दें या मंडी में बेच दें, हमें 1868 एमएसपी मिलती रहे। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। चलिए, हमने वो भी मान लिया। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, पिछले 3 साल में गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। 18,000 करोड़ रुपए गन्ने का आज भी भुगतान बाकी है, जबकि 14 दिन में भुगतान करने की बात कही गई। हम इसी को अगर इसमें जोड़ लें, इस बिल से जोड़ लें, इस बिल में इन्होंने कह दिया है कि एनी पैन कार्ड होल्डर वो किसान की उपज को खरीद सकता है और उसका पेमेंट करेगा। आप ये बताओ, गन्ना एक्ट में लिखा है कि 14 दिन में अगर भुगतान नहीं करोगे तो मैं ब्याज पैसा देना पड़ेगा। कहां दे पा रही सरकार? तो आप एक तरफ हमें प्राइवेट सेक्टर में क्यों झोंकना चाहते हैं, और प्राइवेट में अगर झोंकना चाहते तो एमएसपी आप प्राइवेट, यानी कि कुल मिला के आपकी बातों से ये स्पष्ट आ रहा है कि तमाम सरकारें आई हैं, तमाम गई है, लेकिन किसानों की बेहतरी के लिए किसी ने कदम नहीं उठाया। लेकिन ठीक है आलोक वर्मा जी, मैं आऊंगी आपके पास। नहीं होगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र में खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज सिंह देसवाल जी, जो कि सचिव है भारतीय किसान यूनियन के। बहुत स्वागत है आपका देसवाल साहब। जिस तरह से अभी एक अहम और बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है कि अगर कोई भी किसानों के साथ छल कपट करेगा तो उसका ठिकाना सीधा जेल में होगा। एक तरफ लगातार ये आरोप कि किसान विरोधी है सरकार, प्रदेश सरकार और राज्य सरकार, दूसरी तरफ एक के बाद एक जो फैसले वो किसानों के हित में। कैसे देखते हैं इसे आप? सबसे पहले तो योगी साहब को हम धन्यवाद करेंगे कि देर से ही सही पर जागे तो सही जी। अब धान की जो बिक्री है वो अपने अंतिम चरण में है। हाँ। इस समय पे जो है ना बहुत कम धान बची होगी जो बिक्री के लिए आई होगी, नहीं तो ज्यादातर धान जो है ना इनको यूपी के किसानों ने हरियाणा और पंजाब में जाके अपनी बेच चुके हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन अब दिखावे के लिए सही या जैसे भी है, फिर भी एक अच्छा कदम है, कम से कम उन्होंने सख्ती दिखाई। ठीक है देसवाल साहब, अगली बार भी बेचेंगे ना, तो इसके बाद भी ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक इस कदम को सकारात्मक नजरिए से तो देखा जा सकता है। मैंने तो धन्यवाद कह दिया ना योगी साहब को। अंशु अवस्थी जी, सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था कि सरकार किसान विरोधी है, सरकार जो किसान बिल लेके आई है, जो कानून का रूप दे चुके हैं, वो भी किसानों के हित में नहीं है, लेकिन यहाँ तो एक के बाद एक जो फैसले है वो हित में ही है। अगर आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी कहते कुछ है और होता कुछ है। कोरोना के समय में टीम 11 की मीटिंग रोज रात को होती थी, रोज वो समीक्षा करते थे, खबरें छपती थी, वो जो भी बोलते थे वो भी छपता था। और कोरोना में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, पीपी किट में भ्रष्टाचार हो गया। नहीं, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से नहीं, आप किसानों पे आइए, किसानों पे आइए, कोरोना की बात नहीं है, किसानों पे आइए। मुद्दे से नहीं भटक रहा, मैं मुख्यमंत्री की गंभीरता की बात कर रहा हूँ। नेहा जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ।
उसके बाद जो जिलाधिकारी हटाए गए, एसआईटी की जांच का गठन हुआ और एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आए बिना उन जिलाधिकारियों को फिर से पोस्टिंग दे दी गई। तो मुख्यमंत्री की बात को ना तो प्रदेश के लोग गंभीरता से लेते हैं, ना तो अधिकारी गंभीरता से लेते हैं। आप याद करिए, मुख्यमंत्री जी को तो ये भी नहीं पता होगा कि धान की खरीद की शुरुआत कब हुई थी। हमारे अभी किसान यूनियन के साथी ने सही अवस्थी बात साहब, कही आप कि सिर्फ जब नहीं, 90% ये सवाल इस बात को लेकर है कि सब आपको ही पता है कि रबी की फसल कब हुई थी, धान की फसल कब हुई थी। अभी आपने कहा कि बद्री नारायण चौधरी जी नहीं जानते कि आपको, नहीं, आप सुन लीजिए सर, मुख्यमंत्री नहीं जानते, बद्री नारायण चौधरी जी नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ अगर जानते हैं तो अंशु अवस्थी जी जानते हैं कि धान की फसल कब हुई थी, रबी की फसल कब हुई थी। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है सर, एक सेकंड अवस्थी जी, एक सेकंड सर, सुन लीजिए। ये आरोप तो बीजेपी वाले भी लगाते कि राहुल गांधी नहीं जानते कि आलू ऊपर उगते हैं जमीन के या नीचे उगते हैं, तो उस बात का जिक्र मत करिए। समीर जी, सवाल इस बात को लेकर है, लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो उद्योगपतियों को फायदा देने की कोशिश कर रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज जब किसान 900 रुपए से लेके 1000 रुपए कुंटल धान बेच चुका है प्राइवेट मंडी में और एमएसपी 1868 का रेट है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में धान खरीदा ही नहीं गया एमएसपी पर, किसानों का नहीं खरीदा गया, या तो राइस मिलर्स का खरीदा गया या बड़े उद्योगपतियों का खरीदा गया। मैं तो दावा करता हूं कि जिस तरीके से गन्ना खरीद को लेकर गन्ना क्रय केंद्र खुलते हैं हर न्याय पंचायत ग्राम पंचायत में, आखिर धान के किसान क्रय केंद्र क्यों नहीं खुल जाते हर जगह? सर क्यों नहीं खुलवाया जब आपकी सरकार थी? क्यों नहीं खुलवाया जब आपकी सरकार थी, बताइए ना मुझे। और आज केंद्र में आपकी सरकार थी, क्यों नहीं खुलवाया? एक सवाल मेरा यहाँ पे समीर सिंह जी से है। समीर जी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अभी तो गन्ना पेमेंट नहीं होता था। ठीक है सर, आज किसानों की ये बदहाली है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है ये समझने की जरूरत है। ठीक है, एक सवाल मेरा समीर जी आपसे है कि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है, ये जो कानून है इससे भी सीधे सीधे उद्योगपतियों को फायदा होगा, ये आरोप जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं लगा रही है, ये आरोप किसान भी लगा रही है कि ये तो जो कानून है वो हमारे हित में नहीं है, ये तो उद्योगपतियों को सीधा फायदा पहुंचाएगा। समीर जी। देखिए नेहा जी, बहुत धन्यवाद आपको कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं नेहा जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपको ध्यान आया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी डिबेट पे हैं और उनको भी समय देना चाहिए, आरोप का जवाब भी लेना चाहिए। जी दया, अभी मैं किसान संगठन के प्रवक्ता को सुन रहा था और कांग्रेस के भी प्रवक्ता ने आरोप लगाया। जो आरोप लगाया मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता, इस नाते कि बहुत तुच्छ आरोप लगाया और उसका जवाब आपने दे दिया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस समाजवादी पार्टी के सरकार में मिलकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, 2013-14 में 9 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था और 2019-20 में योगी जी की सरकार ने 56.55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है और कहा है किसी का धान नहीं बचेगा। 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज हमने माफ किया। दूसरा, गन्ने की बात हुई, हमारे किसान प्रवक्ता आलोक वर्मा जी कह रहे थे, आपने देखा 10 साल सपा बसपा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश के शुगर मिलों को बेचा और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की शुगर मिलों को चलाया। कल चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन था, रामाला की शुगर मिल की क्षमता योगी जी ने बढ़ाया, सपा बसपा की सरकारों ने नहीं बढ़ाया। 1,12,687 करोड़ रुपए 1,12,687 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान हमने किया। मुंडरवा की शुगर मिल हमने चलाई, पिपराइच की शुगर मिल हमने नहीं लगाई, मोहितपुर की शुगर मिल हमने चलाई। जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा किया वैसा किया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अभी भी जो किसान है वो असंतुष्ट है। ठीक है, एक सवाल देसवाल जी, ठीक है सर, ठीक है देसवाल जी, सवाल इस बात को लेकर अब 30 सेकंड में हमने अपनी बात पूरी कर लें। हाँ नहीं, आप बात पूरी कर चुके हैं, आपका सार हमें समझ आ गया है, दर्शकों तक भी पहुंच गया है। समीर जी, मैं फिर आपको मौका दूंगी, मेरे पास सर और भी गेस्ट है सर। देसवाल आरोप लग रहे हैं, देसवाल जी से सवाल। ठीक है
ठीक है देशवाल जी, सवाल इस बात को लेकर अब जो एक पत्र मिला है, जो कृषि मंत्रालय की तरफ से पत्र मिला है, तिथि और वक्त मुकर्रर करने की बात की है कि एक बार फिर से बातचीत की जाए और तर्कपूर्ण, जी हाँ, तर्कपूर्ण मसलों पर बातचीत करने के लिए हम तैयार है। सरकार प्रतिबद्धता दिखा रही है कि हम बातचीत से मसले का समाधान चाहते हैं। ऐसे में ये बातचीत कब होगी, कैसे होगी? अभी देखिए, आपने कहा तर्कपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया गया है। सरकार के हिसाब से एमएसपी जो है ना वो तर्कपूर्ण नहीं है, ठीक है ना, और किसानों के हिसाब से ये तीनों बिल तर्कपूर्ण नहीं है। हम सरकार की बात मान ही रहे हैं ना, हम तो एमएसपी को जबरदस्ती साइन नहीं करवा सकते, इनसे जबरदस्ती ऑर्डर नहीं करा सकते। ये हमारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं तीनों बिलों को लागू करने के लिए? वो कहते हैं एसेंशियल बिल के ऊपर आ जाओ, इसमें हम कुछ सोच सकते हैं, बाकी नहीं। भाई ऐसा है, हमारा जो दर्द है ना वो हम आपको लगातार बता रहे हैं 3 तारीख से लेकर आज तक। अगर आपको हमारा दर्द महसूस होता है तो ये तीनों बिल वापस लो। एमएसपी पे तो हमें पता आप नहीं करोगे। एमएसपी पे अगर आपने पूरे इसको लीगल कर दिया तो फिर आपके जो बड़े बड़े ये मित्र हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के, वो क्यों खरीदेंगे एमएसपी पे? एमएसपी पे उन्हें खरीदने होते वो आज ही खरीद लें। ठीक है, ये तर्कपूर्ण के जो जिक्र किया गया है कि तर्कपूर्ण समाधान के लिए हम तत्पर है। आलोक वर्मा जी, ये तर्कपूर्ण से हम क्या मायने निकाले इसके? आलोक जी देखिए नेहा जी, तर्कपूर्ण का मतलब ये होता है कि सरकार किसानों को ध्यान में रखते हुए बात करे। हम आपको बताएं कि जब जब हम लोग बात करने गए तो वो कंप्यूटर में, बड़े बड़े कंप्यूटर में वो पीपीटी, वो पता नहीं कौन कौन से इसमें फाइल में बिल में ये बता दिया कि पहले ये था, हम ये कर देंगे, पहले ये था, पहले ये कर देंगे। मतलब ये दिखा रहे हैं कि इस बिल के आने से आपको फायदा मिलेगा। नेहा जी, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बिल आया है, समीर भाई बैठे हुए हैं, अच्छे किसान नेता भी हैं और किसान भी है, अब भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता है, अच्छी बात है। देखो ऐसा है कि ये 3 बिल आ गए तो समीर भाई हमें ये बता दें कि देश भर में कितने किसानों को एमएसपी से ज्यादा पैसा मिला और ये बिल आने से क्या एमएसपी का लाभ और अभी तक तो पूरे देश में पंजाब और हरियाणा को छोड़ करके 6 से 7% किसानों को एमएसपी मिलती थी। क्या ये बिल आने के बाद ये एमएसपी का लाभ बढ़कर 20-25% हो गया? और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं और वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि हमारा बिल गंगा माँ की तरह स्वच्छ और निर्मल है। इस बिल के आने से किसानों की आय दोगुनी होगी और किसान भाइयों को जहां पर एमएसपी से ज्यादा लाभ मिलता है या एमएसपी पे लाभ मिलता है वो वहां जाके प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपको ये जो बिल है, ये जो कानून का रूप दिया गया है, ये कैसे आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। और ऐसे में एक सेकंड चौधरी साहब, सवाल आपसे है क्योंकि कल प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से, मैं आधी बात कैसे कह पाऊंगा आप बताओ। सर आपने अपनी बात रखी है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखी है, करिए। आपने देखिए तो उसी के सापेक्ष में 28 नवंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनका ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि हरियाणा में बाजरे की कीमत 2130 रुपए कुंटल है, बगल के राज्य राजस्थान में 1300 रुपए कुंटल है। हमें शिकायत मिली है कि राजस्थान के किसान आकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं जेल में। तो भाई ये बताओ, चाहे दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री धमका रहे हैं अभी कानून बनाए, क्या किसान समझे आप बताओ। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल मेरा चौधरी जी से है। चौधरी जी, सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है, प्रधानमंत्री भी अपने स्तर पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो बिल है, जिसको कानून का रूप दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपका फायदा होगा। और लगातार प्रधानमंत्री की बातों में ये भी रहा कि 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना कर दिया जाएगा। ऐसे में कल एक डिजिटल माध्यम से उत्तर प्रदेश के 2500 किसानों के साथ चौपाल जुड़ेंगे एक प्रधानमंत्री और उनसे वार्ता करेंगे और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ राशि जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। सवाल इस बात को लेकर कि एक जो कानून आ गया, 3 जो कानून बनाए गए हैं, उसका विरोध लगातार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले का समाधान हो, लेकिन ये जो बीच में राजनीतिक पार्टियां आ रही है, जो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, क्या नहीं लगता कि जो किसान संगठन है उनको भी कहीं ना कहीं इस मसले पर सोचने विचारने की जरूरत है कि ये जो मसला है वो सरकार और किसानों के बीच में है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है? क्या है कि पीएम ने आय दुगनी करने की घोषणा की है
तो इसका मतलब तो सोच समझ के किया है जी। और इस पीएम के ऊपर पूरा देश विश्वास कर रहा है। पहली बार कोई पीएम आया है जिसने कि ग्रामीण क्षेत्र में निवेश किया है और किसानों के बारे में सोचा है। अगर इनके ऊपर आगे जाके एफपीओ बना रहे हैं, प्रोसेसिंग आ रहे हैं, ट्रेडिंग आ रही है, किसान का पढ़ा लिखा बेटा भी जो है उद्योग व्यापार की छोटी छोटी इकाइयों में प्रविष्ट हो, इस प्रकार की योजना लेकर के वो आ रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि वो झूठ फेंक रहे होंगे। मेरा कहना इतना सा है कि किसान केवल पंजाब में 16% सीमांत किसान है, छोटा किसान है। देश भर के अंदर तो 86% किसान है। तो वो जो 86% किसान है उसका विचार कोई नहीं कर रहा। कोई मछली पालता है, कोई मधुमक्खी पालता है, कोई खोपरे की खेती करता है, कोई मसालों की करता है। वनवासियों की भी कोई उपज होती है, उनको तो एमएसपी कभी मिलती ही नहीं है। तो यानी सारे देश भर के अंदर एमएसपी का विषय अगर कोई जरूरी नहीं सरकार सबका मान ले, इन्हीं का मानेगी, ये भी नहीं होगा। इसलिए एमएसपी नहीं तो जितना एमएसपी में आगे बढ़ सकते हैं हमको टेबल टॉक करके उतना लेना चाहिए। ये आंदोलन तो हमारी परंपरा है, आज भी हर कल फिर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं इन्हों को ऐसा डर लगता है कि हम दोबारा किसानों को भ्रमित करके आंदोलन के ऊपर नहीं ला पाएंगे। इसलिए इनको मान सम्मान का विषय बना दो, इनको 3 बिल वापस लेने की याद में रटवा दो और हम यहीं बैठे रहें और हमारी जमीन मजबूत हो जाए। बिल्कुल, ये किसानों को मोर बिल्कुल। और इससे पहले भी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि ये जो पूरा आंदोलन है इसका अब जो नेतृत्व है वो राजनीतिक पार्टियां कर रही है। इस पर भी हम चर्चा लगातार करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज सिंह देसवाल जी। सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी चौधरी साहब कर रहे थे, इनका कहना है कि जो आंदोलन हो रहा है अब इसका जो नेतृत्व है वो राजनीतिक पार्टियां कर रही है, इस वजह से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ये जो प्रवक्ता बोल रहे थे, इन्होंने कहा, इन्होंने भी वही शब्द इस्तेमाल किया कि किसान जो है ना भ्रमित हैं। भाई ये ठीक है कि हमारे पास जो है ना जितने चाणक्य भारतीय जनता पार्टी में है उतने चाणक्य इस किसान आंदोलन के नेता नहीं है। वे चाणक्य हैं, वहां पे तो होड़ लगी हुई है एक दूसरे से ज्यादा बढ़ के अपने को चाणक्य सिद्ध करने की। और आज जो है ना वो जावड़ेकर साहब ने राहुल गांधी को वो चैलेंज कर रहे हैं कि भाई खेती के बारे में जो है ना आके मेरे से बहस कर ले। जावड़ेकर साहब, आप भारतीय किसान यूनियन के किसी नेता से या किसी भी ये जो 40 संगठन है इनके किसी नेता से बहस कर लो ना। राहुल गांधी क्या बहस करेगा इसके अंदर? ये हमारा मुद्दा है, हमसे बहस करो, हमारे सामने आके बैठो, एक 1 to 1 किसी से भी बैठ जाओ, हमारे एक छोटे से प्रवक्ता के सामने बैठ जाओ, अगर आपको जो है ना सच्चाई सामने ला देगा। ये बड़ी गलत बातें कर रही है सरकार, इनकी मंशा बिल्कुल नहीं है। इनको पता है कि हम लोग जो है ना ये थोड़े बहुत दिन में हार थक जाएंगे। ये हमारे उसका संयम का एक तरीके से जो है वो इम्तिहान ले रहे हैं। और एक बात और नेहा जी, 30 सेकंड सर, ये जो है ना कहते हैं कि राजनीतिक दलों को आप ये कर रहे हो। अभी आज जैसे राष्ट्रपति भवन में गए, कांग्रेस ने हमें निहाल नहीं किया है, कहीं हम कांग्रेस की बड़ाई नहीं करते, कांग्रेस ने भी हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया था। लेकिन एक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक सारे के सारी अपनी ताकत झोंक रखी है किसानों के अगेंस्ट। अगर ये राजनीतिक दल वाकई कुछ करना चाहते हैं तो ये ट्विटर पे ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। असहयोग आंदोलन करो अपने अपने क्षेत्र में और सरकार के खिलाफ जो है ना आप लोग खड़े हो। हम अपने मंच से आपको प्रयोग नहीं करने देंगे, लेकिन आप स्वतंत्र अपने अपने क्षेत्र के अंदर असहयोग आंदोलन कीजिए इनके साथ में। ठीक है, सिर्फ ट्विटर से काम नहीं चलेगा। ठीक है। समीर जी, सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी देसवाल जी कर रहे थे, कह रहे हैं कि पहली बार नहीं हुआ ऐसा कि सरकार के कोई जो मंत्री है या फिर सरकार के जो नेता है वो इस तरह की बातचीत कर रहे हो या फिर ये सीधे चुनौती राहुल गांधी को दे रहे हो। इससे पहले भी कहा है कि खालिस्तानी समर्थक है जो आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद कह दिया कि पाकिस्तान और भारत जो है, जो चीन है, उससे समर्थन मिल रहा है। तमाम तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है। उससे पहले जब ये कहा गया था कि जो ये आंदोलन कर रहे हैं वो आतंकवादी है, तमाम तरह की बातें की गई। लेकिन सवाल इस बात को लेकर, क्या इस तरह के, क्योंकि अब अन्नदाता अगर सड़कों पर है तो क्या ऐसे बयान देने चाहिए? क्या इस तरह के बयान आएंगे? सरकार ये उम्मीद रखते हैं सरकार की तरफ से क्या? देखिए नेहा जी, देसवाल जी झूठ बोल रहे हैं और इनको चैनलों पर बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए और इस तरह से इनको भाषा का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए कि भाजपा का कोई आदमी आके चैलेंज करते बात कर ले।
मैं इनको नहीं, क्या गलत बोला, क्या गलत बोला यहाँ बताइए। चाहता हूँ मैं एक चैलेंज नहीं सेकंड देता। समीर जी, क्या गलत बोला, क्या गलत बोला? मैं कहना चाहता हूँ, बोल रहा हूँ नेहा जी, राहुल आप गांधी बात को तो चैलेंज सुनो, क्यों कर रहे हो? आप किसानों को बात तो चैलेंज सुनो, करो आप ना। बात सुनती नहीं हो। बहस करेगा तो 3 किसानों से सेकंड करो। का समय देती हो, किसी भी किसान से कर लो। आप 30 सेकंड का समय देती हो, उसमें बोलने लगती हो, नहीं, बुलाती आप तो हो आप हमको अपनी फिर। बात रखिए सर, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि कोई गलत बोल रहा है या फिर आप आरोप लगाते हैं, नहीं, बात तो सर, ये रख रहा किसान हूँ यार, नेता है, आप ऐसे ये क्यों किसी बोलती राजनीतिक हो? पार्टी से ताल्लुक बिल्कुल नहीं गलत रखते हैं। बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोला भाई, मैं आपसे पूछूं, क्या गलत बोला नहीं बताइए? नहीं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं गांव से आता हूँ, मैं गांव से आता सर, हूँ, गलत मैं भी क्या बोला मैं भी बताइए सही ना? बोल रहा हूँ। गलत मैं क्या बोला पूछना चाहता हूँ इनसे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी नहीं खत्म होगा। 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, एमएसपी पर कानून कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 1300 रुपए एमएसपी थी, आज 1886 रुपए एमएसपी है। देश के 5 खाद कारखाने कांग्रेस ने बंद कर दिए यूरिया के। आदरणीय मोदी जी ने देश के 5 कारखानों को पैसा देके चलाया, जिसमें गोरखपुर का उर्वरक कारखाना भी था। एक बात मुझे बताइए समीर जी, यूरिया समीर और जी, किसानों के अच्छे दिन आ गए क्या? नहीं है। जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाता है या जिस बात का जिक्र तमाम नेताओं की तरफ से किया जाता है, आज भी क्या किसानों की वही दुर्दशा नहीं है जो पहले थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितनी उम्मीदें थी, इस सरकार से कितनी उम्मीदें थी, क्या वो उम्मीदों पर खरे उतरे? कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, बिहार सबसे बड़ा राज्य है, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहा। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि महाराष्ट्र से कम्युनिस्टों के 1000 कार्यकर्ता किसान आंदोलन कर रहे हैं? केरल में क्यों नहीं जाते जहां एमएसपी नहीं है? राहुल गांधी केरल से सांसद है, पहले एमएसपी केरल में। ठीक है नीरज जी, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है और मुझे, ठीक है, हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एक छोटा सा सवाल, एक याचिका और दायर की गई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि 40 से ज्यादा किसान यूनियनों को आप पक्षकार बनाइए। ऐसे में नहीं लगता कि इस मसले के समाधान की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए? अगर 40 से ज्यादा किसान यूनियन पक्षकार बनेंगे तो ये मामला और ज्यादा खिंचेगा। अब जो किसान हैं नेहा जी, वो हैं, अगर वो पक्षकार बनना चाहते हैं वो पक्षकार बन सकते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का 17 दिसंबर का ऑर्डर है कि भाई जो भी इससे प्रभावित हैं उन सबको पार्टी बनाया जाए। तो पार्टी उन्हें बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। आप एक इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे, आप पार्टी बनेंगे, कोर्ट अलाउ करेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये कानून जब कोर्ट के डोमेन में आ गया, तो वहां से ये कानून रद्द नहीं हो सकता। ये तो अब उच्चतम न्यायालय पर ही निर्भर करेगा कि वो इसको किस तरह से डील करते हैं, वो इसमें क्या खामियां पाते हैं, क्या अच्छाइयां पाते हैं, और वो इसे किस तरह से डिसाइड करते हैं मुद्दे को। ये तो अब उच्चतम न्यायालय ही करेगा। ये अब सरकार भी चाहेगी कोर्ट के डोमेन में आने के बाद हम कानून वापस ले लो, तो इतना आसान नहीं होगा सरकार के लिए भी। बिल्कुल, तो हम इस चीज पर अड़ नहीं सकते कि नहीं कानून ही वापस हो, नहीं अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं अब तो कोर्ट को भी तय करने दो। देखो, हम सबको देश की न्यायपालिका पर भरोसा है, और जाने न जाने कितने केशवानंद भारती से लेके और आज तक न जाने कितने अनगिनत जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आए। ये संवैधानिक तरीके से बनाया गया कानून है और संवैधानिक तरीके से ही इसमें आगे भी पूरे प्रोसेस होगा, कार्रवाई होगी। बहरहाल अंशु अवस्थी जी, माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है, देसवाल जी मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी, लेकिन एक यहाँ पर ये तो जरूर निकल के सामने आया है कि क्योंकि अब किसान पिछले 29 दिनों से लगातार धरने पर है, लगातार आंदोलन कर रही हैं, लेकिन ऐसे में अब क्योंकि सरकार की तरफ से एक बार फिर से कहा गया है कि आप समय और तारीख बताइए कि कब आप बातचीत करना चाहते हैं, आप जो मसले हैं जहां पर मतभेद है उन मसलों को मिलकर सुलझाया जाएगा और मिलकर आगे बढ़ा जाएगा। बहरहाल कब तक अब किसान बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।